Hello, Combat family. So, where I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. Firstly, thank you to our all 1000 subscribers. Thank you for supporting and believing us. आप लोगों ने जितना विश्वास एंड सपोर्ट हमें किया, इसी तरीके से हम 1000 फैमिली हो पाए हैं. आई होप अवर कंटेंट इज हेल्पफुल टू यू एंड इसी तरीके का कंटेंट हम आपको और प्रोवाइड करेंगे अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे. एंड आई होप यू विल सपोर्ट अस इन द फ्यूचर एज सेम वे. एंड यस, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले हम कि आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पर आज हम करेंगे डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. एज यू ऑल नो, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिमांड एनालिसिस. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हमें सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा दो, फर्स्ट ईयर बीकॉम का, सेकेंड ईयर बीकॉम का, थर्ड ईयर बीकॉम का. सो यस, वी आर वर्किंग एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए. सो यस, वी आर वर्किंग एंड यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, आपको सारे ही वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी. सो डिमांड एनालिसिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड नेचर ऑफ डिमांड कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स. सो ये सारे टॉपिक्स जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं. डिमांड एनालिसिस का ये पार्ट फर्स्ट है एंड डिमांड एनालिसिस के कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन. सबसे पहले देखेंगे डिमांड फंक्शन से कि डिमांड फंक्शन क्या होता है. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिमांड और सप्लाई देखा था कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई. सो डिमांड सप्लाई का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं देखा है तो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, देन आपको डिमांड फंक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा. सो डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं. डिमांड फंक्शन इज एन arithmetic expression that shows the functional relationship between the demand for commodity and various factor affecting it. So demand function क्या होता है? demand function एक ऐसा arithmetic expression है जो किस चीज को शो करता है? functional relationship शो करता है किसी भी commodity की डिमांड का और उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को. समझ आ गया कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो सिंपली एक रिलेशनशिप शो करता है किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच. ठीक है. सो द डिमांड फॉर कमोडिटी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल इट्स डिटर्मिनेंट फैक्टर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स की बात की गई है. फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो जो हमारी कमोडिटी होती है उसकी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है हमारा, उसकी जो डिमांड होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो उसका डिमांड डिटर्मिनेंट फैक्टर है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. जो डिमांड है वो फैक्टर्स के ऊपर और प्राइस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होती है. द डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर विच डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय वेरियस इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जैसे कि भी मैंने बोला कि डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की वो उसके फैक्टर्स पर, उसके प्राइस पर डिपेंड होती है. तो इसीलिए जो यहाँ पर बोला है कि डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वो उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ठीक है. जो भी आप इंडिविजुअल डिमांड होगी या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मार्केट डिमांड जो होगी. द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द डिमांड फंक्शन विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट. सो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको इक्वेशन शो हो रही है डिमांड फंक्शन की, कि डिमांड फंक्शन किस तरीके से हम शो करते हैं. ठीक है. एंड वो क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप. किसके बीच का रिलेशनशिप? डिमांड का और जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को QD से शो किया है एंड यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिया कि एक्स की है. ठीक है. तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की हम किस तरीके से देखेंगे? सो यहाँ पर आपको एफ गिवन है. एफ क्या शो कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है. किस किस के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप? ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड ये हो गए इसके सारे डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. तो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पर? PX यानी कि प्राइस ऑफ जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कमोडिटी है, एक्स हमने यहाँ पर लिया है तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. एंड वाई यहाँ पर शो करता है इनकम को.
PY यानी कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, जो अदर रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस। एंड यहाँ पर T शो कर रहा है टेस्ट प्रेफरेंस को, A शो कर रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को। सो ये होते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि QDX जो दिखाया है वो क्या दिखाया है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी X। कोई भी प्रोडक्ट लिया है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है वो शो की गई है। PX जो है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी X है, कि भाई कोई भी कमोडिटी है, जैसे कोई भी हमने एक एग्जांपल ले लो, सोप है, ठीक है। अगर हमने सोप का यहाँ पर डिमांड निकालने के लिए देखा है तो सोप का जो प्राइस है मान लो 10 रुपीज है, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि प्राइस ऑफ सोप या प्राइस ऑफ X जो लिया है वो 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर Y से शो होती है, ठीक है, कि किसी भी कंज्यूमर की जितनी इनकम होगी उस हिसाब से वो स्पेंड करता है, ठीक है। एंड PY शो करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब सोप एक आप ले लो लक्स का, ठीक है, एक ले लो गोदरेज का, ठीक है, एंड बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्राइस है, जैसे किसी एक प्रोडक्ट का लक्स का हमने दिया है, तो जो दूसरे प्रोडक्ट का होगा वो प्राइस होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है। एंड T शो कर रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो उसकी हर किसी की टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई अगर आपको लक्स सोप पसंद है तो दूसरे को भी वही पसंद होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जिस भी इंडिविजुअल की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके ऊपर उसकी जो डिमांड है वो डिमांड डिपेंड रहती है। एंड देन लास्ट है ए फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर। अब जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोड्यूसर है जो उसको बना रहा है तो वो कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा है उसके ऊपर रहता है, कि भाई एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर, ठीक है। कि कोई भी प्रोडक्ट है अब उसके बहुत ज्यादा कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करा दी उसके प्रोड्यूसर ने, ठीक है, तो वो जो है एकदम उसकी इमेज बन जाती है लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई ये देखा हुआ है, ठीक है, ये सुना हुआ है हमारा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट होता है। ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर डिमांड जो है उस पर डिपेंड करते हैं कि भाई जैसा सारी चीजें जा रही हैं उस तरीके से उस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन समझ में आ गया। डिमांड एक्चुअली क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल का डिजायर, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा, एंड विलिंगनेस टू पे, जिस चीज को खरीदने की इच्छा है उसके लिए हम पे कर सके, ठीक है, तो वो डिमांड होती है। सो डिमांड फंक्शन क्या है समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स जो है उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन था यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि प्राइस ऑफ X, ठीक है। जैसे हमने मान लो X यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है तो जो X के प्राइस हैं वो उस चीज को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें हमने डिमांड का जो देखा था तो डिमांड का और सप्लाई का जो है प्राइस के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम प्राइस का देखें, प्राइस फैक्टर रहता है एक। अगर प्राइस से देखेंगे तो अगर हम डिमांड देखते हैं कि भाई किसी भी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस थे वो 10 रुपीज थे, ठीक है, तो उसकी 10 यूनिट्स यहाँ पर डिमांड हो रही थी। अब उसके प्राइस 10 से इंक्रीज होके 20 हो गए तो डिमांड क्या होगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशनशिप होता है वो निगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब कि भाई अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड डिक्रीज करेगी, ठीक है, एंड प्राइस डिक्रीज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज करेगी। क्यों, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ते हैं तो भाई उसकी डिमांड जाहिर सी बातें कम हो जाती है, ठीक है। आप 10 यूनिट उसकी खरीद रहे थे तो 5 यूनिट खरीदोगे। तो इस तरीके से जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो डिमांड का डिटर्मिनेंट रहता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज होती है यहाँ पर इनकम। इनकम क्या हो गई, भाई किसी भी एक कंज्यूमर की जो इनकम है, अब भाई कमाओगे तभी तो खर्च करोगे, है ना। तो इनकम अब जिस तरीके की जितनी इनकम है, अब मान लो कोई एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम 10,000 पर मंथ है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मान लो बिस्किट खरीदता है 10 रुपीज वाला, ठीक है। अब कोई एक दूसरा कंज्यूमर है जिसकी इनकम जो है 1 लाख है, ठीक है, कितना फर्क हो गया। अब इसकी इनकम 1 लाख है तो ये क्या करता है, बिस्किट इसको 10 रुपए वाला पसंद नहीं आएगा क्योंकि जैसी उसकी इनकम है वैसी उसकी डिमांड हो जाती है, तो वो खरीदेगा 100 रुपए वाला बिस्किट, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है किसी भी इंडिविजुअल की तो वैसे ही उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में अब आपके 2 तरीके के गुड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूट
सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब जैसे आपने देखा होगा स्कूल में या कॉलेज में भी होता था कि अगर आपका कोई टीचर नहीं प्रेजेंट होता है या क्लास नहीं ले पाता है तो कहते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है, ठीक है, कि कोई दूसरा टीचर आके आपकी क्लास लेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक की जगह दूसरा भेज दिया, ठीक है। टीचर तो दोनों हैं, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि टीचर की जगह स्टूडेंट कोई पढ़ा देगा, नहीं ना। तो वहां पर क्या करते हैं, एक टीचर की जगह किसी दूसरे टीचर को वहां पर उस क्लास को अटेंड करने भेज देते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, पहले ये समझो अच्छे से। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि जब हम किसी एक चीज की जगह दूसरी चीज यूज कर सकें, ठीक है। समझ आ गया सब्स्टिट्यूट क्या है। तो जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई पर्सन है वो टी पीता है, ठीक है, चाय पीता है। अब उसको चाय नहीं मिल रही है तो चाय की जगह वो कॉफी पी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाय और कॉफी जो है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, ठीक, कि अगर चाय नहीं है तो कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं है तो चाय पी लेंगे। तो यहाँ पर जो एक की जगह पर यूज हो सके उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो चाय जो है कम लोग पीते हैं तो उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड वो है कि जो हम दूसरी चीज की जगह पर यूज कर सके। अब दूसरा आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि जो साथ में यूज हो, ठीक है। साथ में यूज मतलब कि जैसे कार और पेट्रोल हो गया, ठीक है, कार और पेट्रोल। पेट्रोल जो है कार में पड़ेगा तभी तो चलेगी, या फिर कार का कोई पार्ट ले लिया, ठीक है, व्हील्स ले लिए, ठीक है। अब व्हील्स की अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो कार के प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, जो उसके साथ चले। पेन का एग्जांपल लें तो पेन में क्या होता है, इंक होती है, ठीक है। तो अगर इंक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब जो पेन बना रहा है प्रोड्यूसर तो उसकी पेन की कॉस्ट ज्यादा होगी तो उससे प्राइस भी पेन के ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो साथ में यूज किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब अगर आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो चारों का टेस्ट अलग अलग होगा, ये चीज आपने देखी होगी, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम नहीं होता है, ठीक, हर किसी का अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। तो जो अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंस इंडिविजुअल का होता है उससे डिमांड इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके घर में जो है 2 लोगों को जो है लक्स पसंद है, ठीक है, सोप नहाने के लिए, ठीक, एंड 3 लोगों को यहाँ पर कोई और सा साबुन पसंद है, नीम वाला ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल नीम का। तो 5 लोग हैं आपके घर में, 2 को लक्स पसंद है, 3 को नीम वाला पसंद है। तो यहाँ पर अलग अलग डिमांड हो गई, ठीक। तो 3 लोगों को ज्यादा पसंद है तो नीम वाला लेके आएंगे। तो टेस्ट प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही, लक्स की डिमांड डिक्रीज हो गई कि उसका टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो लोगों का कम है, कम उसको पसंद करते हैं, एंड नीम वाले साबुन को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा टेस्ट प्रेफरेंस का। एंड नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। जैसे अभी मैंने बताया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होता है एक तरीके से कि अगर किसी के दिमाग पर हथौड़ा मारते रहोगे तो कभी तो जाकर उसको लगेगा ना, है ना, कभी तो उसके दिमाग में ये चीज आएगी। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की सेम चीज है कि भाई अगर किसी एक चीज का आप वहां पर एडवर्टाइज करते रहोगे तो वो चीज जो है वो प्रोडक्ट जो है लोगों में पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं भी यूज किया होगा, नहीं भी देखा होगा, तो वो क्या होगा, उसको पहचानने लगेगा कि भाई इसके बारे में सुना है, तो उससे थोड़ी सी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एंड जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है उसकी एज कंपेयर टू एडवर्टाइजमेंट वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे कम रहती है, ठीक है। तो ये चीज आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखी होगी कि प्रैक्टिकली आप देखते होगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट से मतलब ये इन्फ्लुएंस होके उसको खरीद लेते हो, ठीक है। तो उससे उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब एडवर्टाइजमेंट पे भी जो प्रोड्यूसर है वो अपना खर्चा करते हैं तो उस पर भी बहुत सारा अमाउंट खर्च हो जाता है। तो आई होप डिटर्मिनेंट्स तो समझ में आ गए होंगे। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि डिमांड को जो चीजें अफेक्ट कर रही है, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि डिमांड जिससे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। प्रीवियस वीडियो अगर देखिए आप लोगों ने तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि डिमांड क्या होता है। द डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस डिजायर टू परचेज द कमोडिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू पे फॉर इट।
डिमांड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा, डिजायर टू परचेज, ठीक है, खरीदने की इच्छा, तो आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो। अब उस चीज के लिए आप एबल होने चाहिए हो कि जितना उसका प्राइस है आप वो पे कर सको, तभी तो आप खरीदोगे, तभी तो डिमांड हो मानी जाएगी उसकी, ठीक है। तो डिमांड का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। अब डिजायर मतलब इच्छा हुई, ठीक है, आप उसको खरीदना चाहते हो, आपने देखा कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड उसको खरीदने की इच्छा हो रही है, बट आपके पास पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी उस प्रोडक्ट की डिमांड मानी जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बोला है यहाँ पर लॉ में कि जो भी अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अदर थिंग्स मतलब जिनके बारे में अभी हमने बात की, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, जो फैक्टर डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं वो सारे हमने कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रिलेशनशिप प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में है वो इनवर्स होगा। इनवर्स मींस नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप की एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात कही गई है। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला है सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो डिमांड फंक्शन है या लॉ ऑफ डिमांड है उसमें किस चीज को कंपेयर किया गया है, किस चीज को बोला गया है कि प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को, दोनों चीजें ध्यान रखनी, प्राइस क्वांटिटी डिमांड। एंड जो भी अदर थिंग्स हैं उनको कांस्टेंट रखना है कि भाई टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है लोगों का, इनकम चेंज नहीं हुई है लोगों की, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट रही हैं, इक्वल रही हैं। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स। बहुत बार बता दी ये चीज कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। द लॉ ऑफ डिमांड हेल्प टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स चॉइस बिहेवियर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये चीज एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर का जो चॉइस बिहेवियर चेंज होता है प्राइस की वजह से। प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो कंज्यूमर है वो उसको कम खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हुआ उसको ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंज्यूमर का जो चॉइस बिहेवियर है वो यहाँ पर शो किया गया है लॉ ऑफ डिमांड में। आई होप क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ डिमांड। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एजम्पशंस जो एज्यूम किया गया है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस गिवन। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया वो किन एजम्पशंस को मान के बनाया गया है, उसमें साफ साफ बोला है कि अदर थिंग्स इक्वल, बाकी सारी चीजें बराबर रहेंगी, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स कोई चेंज नहीं होगा दूसरे गुड्स में। एंड थर्ड वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर, अब ये लाइन समझना कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि इस प्रोडक्ट का फ्यूचर में जाके प्राइस चेंज हो जाएगा। अगर आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि भाई ये लग रहा है कि आगे जाके इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग उसको ज्यादा सा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आगे इसका प्राइस इंक्रीज होगा, वो चीज मानी गई है। नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के साइज को भी सेम माना है कि पहले जितनी थी प्राइस के बढ़ने से या कम होने से बाद में भी उतनी ही होगी, ठीक है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी में चेंज यहाँ पर नहीं माना। ये सारी एजम्पशंस मानने के बाद लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिमांड स्केड्यूल। किस तरीके से बनाते हैं डिमांड स्केड्यूल, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था डिमांड स्केड्यूल और कर्व किस तरीके से बनेगा प्राइस और डिमांड को देखते हुए, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड देखेंगे। सो यहाँ पर प्राइस अगर आप देखोगे 50, 40, 30, 20, 10 इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। सो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर आप देखोगे 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर प्राइस कम होते जा रहे हैं, डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही। डिमांड कर्व इसका किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इधर हम ले लेंगे प्राइस, ठीक है, एंड यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि प्राइस को शो करना है, प्राइस भी हमारे 50 तक है, 10-10 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड का ले लेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जब प्राइस जो है वो 50 थे, फर्स्ट वाला केस देखेंगे, प्राइस 50 थे तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी? 10 डिमांड हो रही थी। ठीक है, प्राइस हमारे यहाँ पर ये 50 थे तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है? 10 डिमांड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ये पॉइंट हमारा बनेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट प्राइस डिक्रीज होके 40 हो गए तो यहाँ पर डिमांड कितनी हो गई? 20 हो गई। सो यहाँ पर 20 हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, एंड देन इसी तरीके से देखते जाएंगे कि किस तरीके से प्राइस जहां पर डिक्रीज हुए, प्राइस 30 हो गए तो यहाँ पर डिमांड जो है वो 30 हो गई। अब प्राइस 30 हुए तो यहाँ पर डिमांड भी 30 हो गई। ठीक है, सो ये पॉइंट बन जाएगा। एंड देन प्राइस 20 हुए, डिमांड 40 हो गई। प्राइस 20 हुए, प्राइस जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड प्राइस 10 हो गए उस प्रोडक्ट के, डिमांड 50 हो गई। प्राइस 10 हो गए, डिमांड 50 हो गई। ठीक है, सो ये पॉइंट हमारे बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, डिमांड स्केड्यूल से इस तरीके से तो बना सकते हो। अब क्या करना है, जो भी पॉइंट्स आपके आए हैं उनको ज्वाइंट कर दो। ठीक है, ज्वाइंट कर दिया सो आपको मिल गया यहाँ पर डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व मिल गया एंड डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है तो डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इस तरीके से स्केड्यूल और डिमांड कर्व बना लोगे अच्छे से। स्केड्यूल गिवन है तब इस तरीके से बना लोगे, नहीं गिवन है तो रिलेशनशिप तो याद रखना है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज पुट कर लेनी है, प्राइस को डिक्रीज करना है, डिमांड को इंक्रीज करना है, या फिर प्राइस को इंक्रीज करना है तो डिमांड को डिक्रीज करना है। इस तरीके से यहाँ पर डिमांड कर्व बना लेना है। आई होप समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है? जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। द लॉ ऑफ डिमांड जनरली वैलिड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट देयर आर फ्यू केसेस वेयर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे केसेस में जनरली वैलिड है लॉ ऑफ डिमांड, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे कौन से केस हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सच केसेस आर एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट वन इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड होती है वो इकोनॉमिस्ट ने ही माना है कि फॉरवर्ड होती है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस और जो गिवन गुड्स है उसमें डायरेक्ट प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हो जाता है। तो जहां पर डायरेक्ट होगा कि भाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तो आया ही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस वजह से गिवन गुड्स में यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा। सेकेंड थिंग है यहाँ पर प्राइस एक्सपेक्टेशन। जैसे अभी यहाँ पर माना था कि जो भी हमने एजम्पशंस लिए थे लॉ ऑफ डिमांड के, उसमें आपको साफ साफ बोला था यहाँ पर देखो कि जो भी हमारे प्राइस के एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट देखो, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या बोला कि अगर आप प्राइस के एक्सपेक्टेशंस करते हो तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो आप डेली
यूज की कोई भी चीज ऐसे खरीद के लाते हो एंड उसके आपके चांसेस है कि वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। उसके न्यूज आ रही है थोड़ी सी, आप देख रहे हो कुछ लोगों ने आपको बताया कि इसके प्राइस जो है इंक्रीज होने वाले, तो आप क्या करोगे, उस चीज को ज्यादा सा खरीद के ले आओगे कि भाई जब आगे प्राइस इंक्रीज होंगे तब हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे यूज में आ जाए। तो ये प्राइस एक्सपेक्टेशन हो गई, यहाँ पर लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। एंड देन थर्ड हो गया इमरजेंसीज। इमरजेंसीज मतलब कि बहुत सारी इमरजेंसीज आ जाती हैं, जैसे हमारी नेचुरल कैलामिटीज हो गई इस टाइम पे, जैसे फ्लड चल रहा है, ठीक है, तो ये इस टाइम पे इमरजेंसी का जो टाइम होता है वहां पर यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड देन चेंज इन फैशन एंड टेस्ट प्रेफरेंस, जो भी लोगों का कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज होता है, वहां पर नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या माना गया है कि फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है, कोई चेंज उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे एक्सेप्शंस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहता है। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ डिमांड कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट्स जो है उन मार्केट्स में डिमांड कर्व का क्या नेचर रहता है, किस तरीके से बनता है। तो पहले तो मार्केट देख लेंगे। इकोनॉमिस्ट हैव क्लासिफाइड वेरियस मार्केट्स प्रिवेलिंग इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इनटू अ परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। फर्स्ट जो है हमारी वो है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड इज ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। सो ये चार मार्केट है हमारी, इसमें हम देखेंगे कि डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है। अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि जो अलग अलग मार्केट्स होती है उसमें डिमांड कर्व कैसा रहता है। इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर एंड सेलर आर इन सच फ्री इंटरेक्शन विद वन अनदर that the price of the same goods tend to equality easily and quickly. सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये समझते थे कि मार्केट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी प्लेस जहां पर कोई चीज खरीदी और बेची जा रही है, बल्कि वो सारा रीजन जहां पर कोई एक बायर और सेलर प्रेजेंट होते हैं एंड वो फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से प्राइस के बारे में, और जो भी गुड्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा कि किस तरीके से अलग अलग मार्केट्स में डिमांड का बनेगा, सबका अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट मार्केट का, कि परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से डिमांड कर्व रहता है। तो परफेक्ट कंपटीशन इज सेट टू प्रिवेल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना करके सेल करते हैं एंड यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर सोप का, ठीक है, तो सोप क्या है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग प्रोड्यूसर अपना अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स भी बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ बायर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा है। द मार्केट डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। परफेक्ट मार्केट में डाउनवर्ड स्लोप करेगा जो डिमांड कर्व होगा, बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड फॉर दैट गुड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पर क्या बोला है कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के इंक्रीज होंगे तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये हमारा परफेक्ट मार्केट में रहता है, ठीक है। तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का अगर हम देखें तो प्राइस इस तरीके से वाई एक्सेस पे शो हो रहा है और एक्स पे हमारा क्वांटिटी डिमांड बोला है। तो डिमांड कर्व बोला है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसे अभी हमने बनाया, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट देखते हैं डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है पहले वो समझो। मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली फर्म क्या होती है? मोनोपोली फर्म होती है जहां पर सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर। यहाँ पर बोला गया है कि एक ऐसा प्रोड्यूसर जो ऐसा प्रोडक्ट वहां पर बनाकर सेल करता है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब कि जिसकी जगह पर कोई इंसान दूसरी चीज यूज कर सके। तो मोनोपोली का एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो रेलवे भी हो सकता है, ठीक है। रेलवेज क्या है? रेलवेज जो है मोनोपोली है। रेलवेज ऑफ इंडिया
इंडिया जो है सिर्फ एक है हमारी कंट्री में एंड उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। एज बीइंग सिंगल सेलर मोनोपोली हैज कंट्रोल ऑन सप्लाई एंड ही कैन ऑल्सो डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब भाई जाहिर सी बात है कि सिंगल यहाँ पर प्रोड्यूसर है तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस पर भी कंट्रोल होगा, जितने चाहे वो प्राइस अपने सेट कर सकते हैं और सप्लाई पर भी कंट्रोल रहता है। ठीक है, द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व मोनोपोली में भी सेम रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। प्राइस आपको इस तरीके से शो होंगे, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर डिमांड कर्व सेम रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, समझ आ गया मोनोपोली का। देन नेक्स्ट देखते हैं डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन there is large number of firms producing or selling somewhat differentiated product which have no close substitute। अब यहाँ क्या बोला है कि मोनोपोलिस्टिक वो होते हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, एंड उनका प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस नहीं होता, डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एज रिजल्ट डिमांड कर्व फेसिंग फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड हैज फ्लैटर शेप विच इज हाईली elastic and this indicate that a firm enjoys some control over the price of commodity। मतलब फुल्ली कंट्रोल नहीं होता, कुछ कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। और मोनोपोलिस्टिक में भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा बट थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। जो कर्व का शेप है आप देख रहे हो कि इस तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। क्यों फ्लैट हुआ है? क्योंकि ये हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक में कैसा रहेगा? फ्लैटर रहेगा थोड़ा सा शेप एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली में कैसा रहेगा? ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है? ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर प्रोड्यूसिंग और सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कुछ होते हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एंड जो उनका प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। द फ्यूनेस ऑफ फर्म इंश्योर दैट ईच ऑफ देम विल हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस of the product and demand curve facing each other will downward sloping which indicate the price elasticity of demand for each firm will not be infinite। यहाँ पर क्या बोला कि कुछ फर्म होती है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो एयरलाइंस हो गया, ठीक है, कुछ फर्म हैं जो उस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और एक भी नहीं है, तो उसका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है प्राइस पर, कुछ कंट्रोल रहता है, फुल्ली नहीं रहता और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ प्राइस टेकर होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगा एंड यहाँ पर बट थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, के शेप यहाँ पर आपका बनेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनाइट नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर ये बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट नहीं होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे। द डिमांड कर्व फेसिंग ओलिगोपोलिस्टिक किंग्ड इन नेचर, यहाँ पर किंग्ड नेचर में होगा, ठीक है, एंड के शेप का बनेगा। आप इस तरीके से देख रहे हो, प्राइस यहाँ पर जा रहा है, क्वांटिटी डिमांड जा रही है एंड ये प्राइस है आपका और ये के पॉइंट पे आ रहा है, ये जा रही है डिमांड एंड ये डिमांड 1, ठीक है, चेंज जो हुई है। तो डिमांड कर्व ओलिगोपोली में थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से देखना है। बाकी तीनों मार्केट में ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट तो दोनों सेम है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा एंड जो आपका मोनोपोलिस्टिक है उसमें थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, ठीक है, एंड ओलिगोपोली में आपका किंग्ड नेचर में होगा। समझ आ गया? चारों तरीके की मार्केट में हमने देख लिया कि डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड हमने देखा डिमांड एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले डिमांड फंक्शन क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, उसके बाद मीनिंग ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है एंड क्या असम्पशंस हैं, किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड किन चीजों को एज्यूम करके माना गया एंड यहाँ पर डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा और एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड की क्या है एंड अलग अलग मार्केट्स में यहाँ पर डिमांड कर्व कैसे बनता है। फर्स्ट था हमारा परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, देन सेकंड मोनोपोली में डिमांड कर्व एंड थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व एंड लास्ट वन डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली मार्केट। आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके कुछ फर्दर पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।